नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हिंदी विषय के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में रचना एवं रचनाकार संबंधित टॉपिक को प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। तो यहाँ पर कर्मभूमि ये प्रेमचंद से संबंधित है, मानसरोवर प्रेमचंद से संबंधित है, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र से संबंधित है। विकल्प डी में जो मैला आंचल लिखा है ये प्रेमचंद्र से नहीं बल्कि ये फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो मैला आंचल है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी से संबंधित है। क्लियर है? तो इनको याद रखेंगे आप। देखिए यहां पर मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी से संबंधित है। याद रखिएगा ये जो कर्मभूमि है ये प्रेमचंद्र का प्रमुख उपन्यास है। क्लियर है? शतरंज के खिलाड़ी और मानसरोवर ये प्रेमचंद की कहानियां। क्लियर है? याद रखिएगा प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है तो आपका जवाब होगा प्रेमचंद। क्लियर? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रेमचंद साहब पहले किस नाम से लिखा करते थे तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। क्लियर है? किस नाम से? नवाब राय। यानी नवाब राय का संबंध किससे है? प्रेमचंद से। क्लियर है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास क्या है तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। क्लियर है? इसको भी आप इन सभी के साथ याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिए कायाकल्प ये प्रेमचंद द्वारा है। जय पराजय, याद रखिएगा ये जो जय पराजय है इसका संबंध प्रेमचंद जी से नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो जय पराजय है इसका संबंध उपेंद्र नाथ अस्क साहब से है। किससे है? उपेंद्र नाथ अस्क। यानी प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और जो कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रय है इन सभी का संबंध किससे है? प्रेमचंद साहब से। यदि हम प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तकों के नाम को देख लें तो इसमें कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्मला ये सभी उपन्यास प्रेमचंद साहब से संबंधित है। क्लियर? और ये जो जय पराजय है इसका संबंध उपेंद्र नाथ अस्क से है और ये उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है जय पराजय। क्लियर? यदि हम प्रेमचंद साहब की कुछ और रचनाओं की बात करें तो देखिए ममता भी प्रेमचंद से संबंधित है। प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र और नमक का दरोगा इसका संबंध भी किससे है? प्रेमचंद साहब से है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो यहां पर देखिए रामचरितमानस तुलसीदास जी से संबंधित है, गीतावली और कृष्ण गीतावली ये भी तुलसीदास जी से संबंधित है। लेकिन विकल्प डी में जो भक्त माल लिखा हुआ है इसका संबंध तुलसीदास जी से नहीं है, भक्तमाल का संबंध नाभादास से है। किससे है? नाभादास से। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें श्री रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, गीतावली ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा तुलसीदास की रचनाएं आपको ध्यान में रखनी होगी दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू। क्लियर? तो ये सभी किससे संबंधित हैं? ये सभी तुलसीदास जी से संबंधित है। इसके अलावा आप पार्वती मंगल भी याद रखेंगे। वैराग्य संदीपनी भी किससे संबंधित है? तुलसीदास जी से संबंधित है। क्लियर है? तो जितनी भी रचनाएं मैंने तुलसीदास जी से संबंधित बताई हैं ये सभी महत्वपूर्ण है और इनको आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो याद रखिएगा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। उदंत मार्तंड ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। क्लियर? और याद रखिएगा भारत का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को कब हुई? 30 मई 1826 को कलकत्ता से साप्ताहिक रूप से इसे प्रकाशित किया गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उदंत मार्तंड जो कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था इसके संपादन कौन थे, यानी इसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर। नाम याद रखेंगे, पंडित जुगल किशोर उदंत मार्तंड के संपादक थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा जो भोर का तारा है इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यानी प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प सही हो जाएगा। भोर का तारा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। याद रखेंगे प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर हम जगदीश चंद्र माथुर साहब की कुछ और रचनाओं को देखें तो इसमें भोर के तारा के अतिरिक्त कोणार्क, ओ मेरे सपने, पहला राजा और सारदिया ये किससे संबंधित है? जगदीश चंद्र माथुर साहब से संबंधित है। इनको भी आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? पहला नाम लिखा है तुलसीदास और उनके आगे उनकी रचना लिखी है रामचरितमानस। ये बिल्कुल सही है। अभी जिक्र हुआ था तुलसीदास की कई रचनाओं का, मैं एक बार उसको रिकॉल करा दे रहा हूं। रामचरितमानस के अलावा गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका,
श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी और पार्वती मंगल, ये सभी किससे संबंधित है? तुलसीदास जी से। उसके बाद नाम आता है कुतुबन का। कुतुबन की रचना मृगावती लिखी है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद जायसी, जायसी द्वारा पद्मावत, ये भी सही है। उसके बाद लिखा मंझन द्वारा चित्रावली, ये गलत है। ये जो चित्रावली रचना है ये मंझन साहब द्वारा नहीं बल्कि शेख उस्मान साहब द्वारा लिखी गई है। यानी चित्रावली का संबंध किससे है? शेख उस्मान से। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? तो याद रखेंगे चित्रावली किससे संबंधित है? शेख उस्मान से। और अगर हम मंझन साहब की रचना को देखें तो इनकी रचना है मधुमालती। क्लियर है? यदि मधुमालती लिखा हो तब आप उसको मंझन साहब से, और चित्रावली लिखा हो तो उसे शेख उस्मान साहब से कोरिलेट करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि कछुआ धर्म और मारेसी मोहे कुठाव किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कछुआ धर्म और मारेसी मोहे कुठाव जो है ये संबंधित है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से। किससे संबंधित है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इनकी अभी 2 रचनाओं को आपने देखा, कछुआ धर्म और मारेसी मोहे कुठाव। इसके अलावा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, गुलेरी जी द्वारा लिखी हुई कहानियां हैं। क्लियर है? तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो देखिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं है। तो यहाँ पर रतिनाथ की चाची नागार्जुन से संबंधित है, वावा बटेसर नाथ ये भी नागार्जुन से संबंधित है, इमरतिया ये भी नागार्जुन जी से संबंधित है। डी विकल्प में लिखा दादा कामरेड। याद रखिएगा ये जो दादा कामरेड उपन्यास है ये यशपाल जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? यशपाल जी से संबंधित है। इसलिए प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प सही हो जाएगा। दादा कामरेड का संबंध किससे है? यशपाल जी से। और याद रखिएगा ये जो दादा कामरेड उपन्यास है ये यशपाल साहब का पहला उपन्यास है। क्लियर है? इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और ये जो यशपाल द्वारा दादा कामरेड उपन्यास लिखा गया है ये एक क्रांतिकारी जीवन का चरित्र करते हुए इन्होंने इसमें मजदूरों के संगठनों को राष्ट्र द्वारा अधिक संगत उपाय बताया है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की कुछ और रचनाओं को देख लें तो हिंदी साहित्य की भूमिका के अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये सभी किससे संबंधित हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है। क्लियर? यानी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है। विकल्प में कुछ और नाम दिए गए थे जैसे रामचंद्र शुक्ल साहब, जरा इनकी भी रचनाओं को देख लीजिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, अभी आपने देखा था हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप उसको रामचंद्र शुक्ल साहब से कोरिलेट करेंगे। इसके अलावा एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है चिंतामणि, और ये चिंतामणि निबंध संग्रह किससे संबंधित है? रामचंद्र शुक्ल साहब से संबंधित है। देखिए रामचंद्र शुक्ल साहब की कुछ और रचनाएं हैं जो कई परीक्षाओं में पूछी गई, जैसे त्रिवेणी हो गई, रस मीमांसा। इसके अलावा 11 वर्ष का समय, ये रचनाएं भी किससे संबंधित है? रामचंद्र शुक्ल साहब से संबंधित है। अगला नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये रचना जो है ये किससे संबंधित है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से संबंधित है। क्लियर? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की चर्चा हो चुकी है। उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं राम विलास शर्मा जी की। प्रेमचंद्र और उनका युग, ये राम विलास शर्मा साहब से संबंधित है। प्रगति और परंपरा, राम विलास शर्मा साहब से संबंधित है। भाषा और समाज, ये भी राम विलास शर्मा साहब से संबंधित है। इसके अलावा भाषा साहित्य और संस्कृति का संबंध भी राम विलास शर्मा साहब से है। क्लियर? तो इनको याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो याद रखिएगा ये जो पृथ्वीराज रासो है ये आदिकाल में लिखा गया। यहां पर प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये जो पृथ्वीराज रासो है ये किस काल में लिखा गया? आदिकाल में लिखा गया। क्लियर? यहां पर अगर पूछा जाए कि जो पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा गया इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। और जो चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया, इस ग्रंथ में चौहान वंश के एक शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। क्लियर? इनके अनेक युद्धों और विजयों का इसमें विवरण प्रस्तुत किया गया है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में, जिसको चंद्रबरदाई ने आदिकाल में लिखा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा निर्मला उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र साहब हैं। कौन है? प्रेमचंद्र हैं निर्मला के लेखक। यानी प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम निर्मला उपन्यास के अलावा प्रेमचंद साहब की कुछ और उपन्यास का जिक्र कर लें तो उसमें सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प,
गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये सभी उपन्यास किससे संबंधित है? प्रेमचंद साहब से संबंधित है। याद करिए, प्रेमचंद से संबंधित अभी तक आपने कई प्रश्न को कवर किया है, इसलिए याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रेमचंद काफी महत्वपूर्ण नाम है। और ये जो अभी निर्मला उपन्यास की चर्चा हुई है, इस निर्मला उपन्यास में वेमेल विवाह पर आधारित ये उपन्यास है। क्लियर? तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अभी पिछले एक प्रश्न में मंगलसूत्र की बात मैंने की थी। याद रखिएगा, ये जो मंगलसूत्र उपन्यास है प्रेमचंद साहब का, ये इनका अधूरा उपन्यास है। याद रखिएगा, प्रेमचंद साहब का अंतिम और अधूरा उपन्यास का नाम पूछा जाए तो आपका जवाब होगा मंगलसूत्र। क्लियर है? जरा कुछ और रचनाओं को देखिए, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। अगर पूछा जाए कंकाल, तितली और इरावती, ये रचनाएं किससे संबंधित हैं, तो आपका सीधा जवाब होगा जयशंकर प्रसाद से। यहां पर इरावती के संदर्भ में याद रखिएगा कि ये जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण रचना है। क्लियर है? अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद साहब की कुछ और रचनाएं देख लीजिए, जैसे कामायनी, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो कामायनी का संबंध किससे? जयशंकर प्रसाद से। इसके अलावा उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित है। आंसू, ये जो मैं जिक्र कर रहा हूं जिन रचनाओं की, ये बहुत फेमस है और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई हैं। तो उर्वशी, आंसू, प्रेम पथिक, चित्राघर, झरना, लहर, एक घूंट, ये सभी रचनाएं किससे हैं? जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित हैं। अगला नाम आता है यशपाल का। यशपाल साहब की जो रचनाएं हैं, अभी आपने दादा कामरेड रचना का जिक्र देखा था। इसके अलावा देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का सौंप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ये रचनाएं किससे संबंधित हैं? यशपाल साहब से। अगला नाम आता है भीष्म शाहनी का। यदि हम भीष्म शाहनी जी की रचनाओं को देखें तो इसमें झरोखा बहुत फेमस है। इसके अलावा कड़िया, तमस, बसंती, मम्या दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये सभी किससे संबंधित हैं? भीष्म साहनी साहब की रचनाओं से संबंधित हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, जो हुंकार काव्य संग्रह है ये संबंधित है रामधारी सिंह दिनकर साहब से। किससे? रामधारी सिंह दिनकर। यानी हुंकार का संबंध किसे? रामधारी सिंह दिनकर साहब से है। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डिप्टी राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर साहब को। यदि हम इनकी कुछ और रचनाओं की बात कर लें तो रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, इतिहास के आंसू, ये सभी रचनाएं किससे संबंधित हैं? डिप्टी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित हैं। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा, इन्हें समय सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि रामधारी सिंह दिनकर साहब को डिप्टी राष्ट्र कवि, समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता था। क्लियर? अगला देखिए, अगला नाम आता है मैथिली शरण गुप्त साहब का। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की अगर रचनाओं को बात करें तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिका और पंचवटी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त साहब की हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। यहां पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो भारत भारती रचना है, इसी के लिए गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला नाम है माखनलाल चतुर्वेदी का। इनकी रचनाओं को देखें तो हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता समर्पण, ये रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। अगला नाम आता है नागार्जुन का। नागार्जुन की रचनाओं की बात करें तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सभी रचनाएं किससे संबंधित हैं? नागार्जुन साहब से। और याद रखिएगा, ये जो नागार्जुन साहब थे ये छायावादोत्तर कवि थे। क्लियर? ये भी बात आप याद रखेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद की बात हो तो जयशंकर प्रसाद साहब छायावादी कवि थे, इसी तरह छायावादोत्तर कवि कौन थे? नागार्जुन। ये भी प्रश्न आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? तो याद रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें प्लेग की चुड़ैल की तो ये भगवान दास साहब की है। 11 वर्ष का समय, ये मैंने अभी आपको कोरिलेट किया था, रामचंद्र शुक्ल साहब की है। पंडित और पंडितानी, ये किसकी है? ये है गिरिजा दत्त वाजपेयी साहब की। और इंदुमती जो है ये किससे संबंधित है? किशोरी लाल गोस्वामी से। इसका मतलब प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प सही हो जाएगा। इंदुमती का संबंध किससे है? किशोरी लाल गोस्वामी से। यहां देखिए दिया है प्लेग का चुड़ैल,
मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी गिरजादत्त वाजपेयी और इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी साहब की काव्य संग्रह का नाम है हिम तरंगिनी। तो याद रखिएगा हिम तरंगिनी को आप किससे कोरिलेट करेंगे? माखनलाल चतुर्वेदी साहब से। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो हिम तरंगिनी जिसकी रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की, ये रचना 1949 में हुई और हिम तरंगिनी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी साहब को 1955 में साहित्य अकादमी सम्मान भी दिया गया। इसलिए ये हिम तरंगिनी रचना और महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो यहां पर देखिए आधुनिक ढंग से जो पहला एकांकी है वो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट को माना जाता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बादल की मृत्यु माना है। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 15 का आयोग ने ए आंसर यहां पर सही माना है। क्लियर? अब यहां पर देखिए जो बादल की मृत्यु है ये आधुनिक ढंग से एकांकी के रूप में स्वीकार किया गया और इसकी रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा बादल की मृत्यु की रचना राम कुमार वर्मा साहब ने की थी। कब? 1930 में। क्लियर? और ये जो एक घूंट है ये एकांकी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद साहब की। कारवां जो है ये किसकी रचना है? भुवनेश्वर साहब की। और भोर का तारा जो एकांकी है ये जगदीश चंद्र माथुर साहब से संबंधित है। क्लियर? अगला देखिए यहां पर नोट में भी लिखा गया है कि जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। क्लियर? देखिए यहां पर जयशंकर प्रसाद साहब की चर्चा हो रही है और आपने देखा होगा कि ये कई जगह चर्चा हुई। तो यहां पर एक प्रश्न और बनता है जयशंकर प्रसाद साहब से, पूछा जाता है कि इनका प्रथम नाटक कौन था? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद साहब का जो प्रथम नाटक था उसका नाम था सज्जन। क्या नाम है? सज्जन। और एक बात और याद रखिएगा कि जो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन है इसका जो कथानक है ये महाभारत से लिया गया है। क्लियर? ये और महत्वपूर्ण बनाता है इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद साहब का अंतिम नाटक कौन है तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद साहब का अंतिम नाटक है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? देखिए यहां पर जो विकल्प में चारों नाम दिख रहे हैं, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और रसिक प्रिया, ये चारों रचनाएं केशव दास की हैं। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केशव दास की आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो याद रखिएगा यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। विज्ञान गीता जो है ये केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है। क्लियर? और याद रखिएगा ये जो केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता है ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। क्लियर? इसके अलावा जो रसिक प्रिया और कवि प्रिया नाम लिखा है ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के रूप में केशव दास जी से संबंधित है। क्लियर? और रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित काव्य है जिसे केशव दास ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक ही रात्र में पूर्ण किया था। क्लियर? तो ये भी बात याद रखेंगे रामचंद्रिका के बारे में कि ये केशव दास की रचना है और तुलसीदास के रामचरितमानस की स्पर्धा में ये जो रामचंद्रिका है ये एक रात्र में पूर्ण की गई थी केशव दास के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि ज्ञानदीप की रचना किसने की? तो याद रखिएगा ज्ञानदीप की रचना शेख नबी ने की थी। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ज्ञानदीप की रचना शेख नबी ने की थी। क्लियर? यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो शेख नबी हैं ये जौनपुर जिले के दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। तो अगर आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा किसमें उल्लेखित है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा ज्ञानदीप में। और यह किसकी रचना है? शेख नबी की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि रामचंद्रिका की रचना किसकी है? तो याद रखिएगा रामचंद्रिका की रचना किसकी है? केशव साहब की है। यानी प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा ये जो केशव दास हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। क्लियर? और अगर हम केशव दास जो कि रीतिकाल के कवि हैं इनकी कुछ अन्य रचनाओं की बात करें तो आप रामचंद्रिका के अलावा कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी जैसी रचनाओं को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? ये अभी आपने एक प्रश्न ऊपर इसको पढ़ा भी था डिटेल में और आपने ये भी पढ़ा था कि केशव दास का जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसका नाम क्या है? विज्ञान गीता। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद साहब की जो पहली कहानी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम ग्राम था। यानी प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद साहब की जो पहली कहानी थी उसका नाम क्या था? ग्राम था। क्लियर? सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी की तो ये जो ग्राम है ये 1911 में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी जयशंकर प्रसाद साहब की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। यदि इनकी श्रेष्ठ कहानियों की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की जो श्रेष्ठ कहानियां उसमें आकाशदीप है, गुंडा है, सालवती है
मधुआ है, नूरी है, ये सभी कहानियां किससे संबंधित हैं? जयशंकर प्रसाद से। और याद रखिएगा जो सालवती है ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है। क्लियर? और मैंने जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाटक की बात कही थी, वो क्या थी? ध्रुव स्वामिनी। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि सीता वनवास से संबंधित कौन सा एक काव्य रचना है? तो याद रखिएगा सीता वनवास से अगर संबंधित देखें तो यहां पर प्रवाद पर्व यानी विकल्प डी में जो प्रवाद पर्व रचना है ये सीता वनवास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रसाद पर्व जो है ये सीता वनवास से संबंधित रचना है। ये किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा नरेश मेहता। याद रखिएगा नरेश मेहता ने प्रसाद पर्व में सीता के चरित्र पर धोबी द्वारा लांछन लगाने और पूर्व में सीता के साथ हुए अनुचित व्यवहार से संबंधित तथ्यों का द्वंद्वात्मक रूप से वर्णन किया है। क्लियर? तो याद रखेंगे जो सीता वनवास से संबंधित जिक्र है वो प्रवाद पर्व में है और प्रवाद पर्व के कवि कौन है? श्री नरेश मेहता। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 21 और पूछा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ? तो ये आपने कई बार पढ़ा है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा कि जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है जिसका नाम क्या है? उदंत मार्तंड, ये 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और इसके संपादन का नाम क्या है? तो इसके संपादक का नाम पंडित जुगल किशोर था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि गोदान के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। यानी गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद साहब। प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लें प्रेमचंद साहब की कुछ अन्य उपन्यास की जो काफी महत्वपूर्ण है तो रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रय, निर्मला, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र, ये सभी उपन्यास किससे संबंधित है? प्रेमचंद साहब से। यदि हम बात करें महादेवी वर्मा जी की तो ये महादेवी वर्मा जी छायावादी कवित्री थी। क्लियर? महादेवी वर्मा ये छायावादी कवित्री थी। इनकी रचनाओं की बात करें तो निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा और यामा, ये किससे संबंधित है? महादेवी वर्मा साहब से। अब यहां अगर हम बात कर लें चतुरसेन शास्त्री की तो याद रखिएगा चतुरसेन शास्त्री एक उपन्यासकार थे और इनके उपन्यास का नाम क्या है? तो वैसाखी की नगर वधु, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षामह, ये सभी रचनाएं किससे संबंधित हैं? ये सभी रचनाएं चतुरसेन शास्त्री की हैं। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर लें किसकी? रांगे राघव की। किसकी? रांगे राघव की। तो रांगे राघव की जो रचनाएं हैं उसमें मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, कब तक पुकारूं, अजय खंडहर, मेधावली और पांचाली, ये सभी रचनाएं किससे संबंधित हैं? रांगे माधव से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? तो याद रखिएगा श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तुलसीदास की रचना थी श्री रामचरितमानस। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है ये किस भाषा में लिखी गई? ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया। तो ये बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे कि ये अवधी भाषा में रचित। अगर हम तुलसीदास साहब की बात करें तो ये भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि थे और इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो इसमें कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, वरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये सभी किससे संबंधित है? तुलसीदास की रचनाओं से संबंधित है और इनमें से कई रचनाओं का जिक्र मैंने पहले ही आपको करा दिया था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा अगर हम आधे अधूरे की बात करें तो ये नाटक विधा की रचना है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो आधे अधूरे है ये नाटक विधा की रचना है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो आधे अधूरे नाटक है इसको किसने लिखा? तो याद रखिएगा मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है आधे अधूरे। यदि हम मोहन राकेश साहब द्वारा लिखे गए कुछ और नाटक की बात कर लें तो इसमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, ये नाटक भी किससे संबंधित है? मोहन राकेश साहब से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो जयद्रथ व्रत है ये मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित है। यानी प्रश्न संख्या 25 का सी विकल्प सही हो जाएगा। जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त साहब की रचना है। देखिए मैथिली शरण गुप्त साहब की रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है और आपने देखा होगा कि कई बार आज इनका जिक्र हुआ है। तो इनकी अन्य रचनाओं की भी बात कर लेते हैं तो इसमें रंग में भंग है, किसान है, विकट भट्ट है, गुरुकुल है, साकेत है, भारत भारती है, झंकार है, द्वापर है, जय भारत है और पंचवटी, ये सभी रचनाएं किससे संबंधित हैं? ये मैथिली शरण गुप्त साहब से संबंधित है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की, इसी की रचना के कारण गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। क्लियर? अगला देखिए, और ये जो मैथिली शरण गुप्त साहब हैं ये किस युग के हैं? तो ये भी याद रखिएगा ये द्विवेदी युग के हैं। क्लियर? इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी रचनाकार है?
तो याद रखिएगा यहां पर अगर हम छायावादी रचनाकार की बात करें तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत साहब जो हैं ये छायावादी रचनाकार हैं, यानी प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प सही हो गया। यानी हम छायावादी रचनाकार की बात करें तो उसमें सुमित्रा नंदन पंत साहब का नाम आता है, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब, ये 4 कवि ऐसे हैं जो छायावादी कवि हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात कर लें नागार्जुन की, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, ये सभी क्या है, ये सभी छायावादोत्तर काल के रचनाकार हैं। क्लियर। यानी नागार्जुन, मुक्तिबोध और त्रिलोचन शास्त्री ये छायावादोत्तर काल के कवि हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है कि सूर सागर के रचयिता कौन है। तो आप सभी को पता है कि सूर सागर के रचयिता सूरदास साहब हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 27 का डी विकल्प सही हो जाएगा। सूर सागर किससे संबंधित है, सूरदास साहब से। यदि हम सूरदास साहब की कुछ अन्य रचनाओं की बात कर लें तो सूर सागर के अलावा सूर सरावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, भ्रमर गीत को याद रखेंगे, ये भी सूरदास से संबंधित है। अगला है प्रश्न संख्या 28 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में रीतिकाल के कवि कौन है। तो याद रखिएगा जो बिहारी साहब हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 28 का सी विकल्प सही हो जाएगा, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। और याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि बिहारी की प्रमुख ग्रंथ कौन है तो याद रखिएगा बिहारी साहब द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ जो है वो बिहारी सतसई है, ये एक मुक्तक ग्रंथ है। क्लियर। देखिए बात हुई है रीतिकाल की, रीतिकाल अर्थात उत्तर मध्यकाल, इसका ड्यूरेशन है 1700 से 1900 ईस्वी। क्लियर। ये जो रीतिकाल है इसे मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। देखिए यहां से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर लें रीतिकाल के प्रमुख कवियों की तो इसमें बिहारी आते हैं, इनके अलावा भूषण, घनानंद, भिखारी दास, मतीराम, चिंतामणि, ये सभी कवि जो हैं ये किससे संबंधित हैं, रीतिकाल से संबंधित हैं। यदि हम बात कर लें छायावादी कवि की तो याद रखिएगा छायावादी कवि में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी क्या हैं, ये सभी छायावादी कवि हैं। क्लियर। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक नाम और याद रखिएगा महादेवी वर्मा। याद रखिएगा ये जो महादेवी वर्मा है ये भी छायावादी कवि है। क्लियर। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, यानी प्रश्न संख्या 29 का बी विकल्प सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। क्लियर। यहां पर कुछ रचनाएं हैं, उनके रचनाकार हैं, जैसे इंदुमती और गुलबहार, ये किसकी रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की। यदि पूछा जाए कि सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा ये किससे संबंधित है तो याद रखिएगा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित है। ठीक है। और अभी आपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी का जिक्र किया है, उसने कहा था, यानी उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा ये सभी किससे संबंधित है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित है। इसके अलावा प्रेमचंद साहब की रचनाओं की बात करें तो शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, सदगति, शांति और कफन, ये प्रेमचंद साहब की रचनाएं हैं। इसके अलावा प्लेग की चुड़ैल, ये भगवान दास की रचना है। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि उर्वशी किसका काव्य है। तो याद रखिएगा उर्वशी किसका काव्य है पूछा जा रहा है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 30 का ए विकल्प सही हो जाएगा, उर्वशी काव्य जो है ये जयशंकर प्रसाद का है। क्लियर। यहां पर अगर हम बात कर लें जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं की तो एक बात तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो जयशंकर प्रसाद साहब हैं ये छायावादी रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, आंसू, तितली और चंद्रगुप्त है। अगर हम बात कर ले मैथिली शरण गुप्त की तो ये द्विवेदी युग के कवि, इनकी रचना है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध, पंचवटी और भारत भारती। अगला नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर साहब का। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मि रथी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर साहब की। अगला नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा साहब की रचना है यामा, निर्जा और दीपशिखा। क्लियर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो उर्वशी है ये दिनकर जी की गीत नाट्य और जयशंकर प्रसाद की चंपू काव्य है। क्लियर। तो ये भी बात याद रखेंगे, उर्वशी दिनकर की गीत नाट्य और जयशंकर प्रसाद के चंपू काव्य है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। तो याद रखिएगा इन सभी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो कबीरदास का संबंध वाराणसी से है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध रायबरेली से, प्रेमचंद का संबंध वाराणसी से, हरिवंश राय बच्चन साहब का संबंध इलाहाबाद से है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास कौन से काल के संत कवि हैं।
तो याद रखिएगा कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास ये भक्ति काल के कवि हैं, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 32 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम बात करें कबीरदास की, तो ये जो कबीरदास साहब हैं ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानासराही शाखा के संत कवि हैं। क्लियर? यानी ये जो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, कौन? कबीरदास। यदि हम तुलसीदास की बात करें तो ये सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, और अगर हम तुलसीदास की, यदि हम सूरदास की बात करें तो सूरदास सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। क्लियर? तो आपने प्रेमचंद साहब की अधिकतर रचनाओं को देख लिया है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सी प्रेमचंद साहब की नहीं है? तो देखिए जो ध्रुव स्वामिनी है ये जयशंकर प्रसाद साहब की है, यानी यहां पर आपका सीधा सीधा डी विकल्प सही हो जाएगा। और कई बार ध्रुव स्वामिनी की चर्चा हुई है। क्लियर? और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो ध्रुव स्वामिनी है ये जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। क्लियर? तो यहां पर आप सीधे इसको कोरिलेट कर लेंगे। और इसके अलावा कायाकल्प, रंगभूमि और कर्मभूमि ये प्रेमचंद साहब से संबंधित है। प्रश्न संख्या 33 का डी विकल्प आपका आंसर हो गया। क्लियर? और अगर हम बात कर लें प्रेमचंद साहब की कुछ रचनाओं की, तो कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, कर्मभूमि ये सभी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। अगला है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि है। तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जो सूरदास हैं ये अष्टछाप कवि माने जाते हैं, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 34 का बी विकल्प सही हो जाएगा। सूरदास अष्टछाप कवि हैं। देखिए अष्टछाप का मतलब क्या होता है? अष्टछाप का मतलब है 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह। क्लियर? अब ये जो 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह जिसमें सूरदास साहब भी हैं, इनके अलावा कौन कौन है? तो इनके अलावा इसमें कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास और छीत स्वामी इन अष्टछाप कवियों में सूरदास के साथ शामिल है। क्लियर? और इनके अलावा एक नाम और है चतुर्भुज दास। क्लियर? याद रखिएगा इन्होंने अपने पद और कीर्तन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो देखिए यहां पर जो नाम दिए गए इसमें से नामवर सिंह साहब को, ये आलोचक हैं, समालोचक के तौर पर जाने जाते थे, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 35 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 1971 में दिया गया था नामवर सिंह साहब को। और यहां पर एक बात याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में की गई रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इन 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सभी 22 भाषाएं हैं उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 36 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। क्लियर? अगला प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है। तो याद रखिएगा जूही की कली कविता के जो कवि हैं उनका नाम है निराला। यानी प्रश्न संख्या 37 का यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। जूही की कली कविता के लिए संबंधित है निराला। और निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर हम जूही की कली कविता के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की अन्य रचनाओं की बात करें तो इसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सांध्य काकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़, लिली, सुकुल की बीबी ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो याद रखिएगा जो कबीर की भक्ति का स्वरूप है वो है निर्गुण। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 38 का डी विकल्प से हो जाएगा। कबीर की भक्ति का जो स्वरूप है वो कैसा है? निर्गुण है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा ये जो कबीर दास है ये किसके शिष्य हैं? तो याद रखिएगा रामानंद के। यानी रामानंद के जो प्रिय शिष्य थे उसमें से एक थे कबीर दास। क्लियर? और कबीर दास की भी चर्चा हुई है कि ये निर्गुण भक्ति के कवि थे, यानी निराकार ईश्वर पर विश्वास रखते थे। इन्होंने वेद पुराणों को अस्वीकार किया। इसी के साथ साथ जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। और अगर पूछा जाए कि ये जो कबीर दास साहब हैं जो कि रामानंद साहब के शिष्य हैं ये किस शासक के समकालीन है, तो आपका जवाब होगा सिकंदर लोदी के। और आप सभी जानते हैं कि सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था, इसी के समकालीन थे कबीर दास साहब। अगला है प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है।
तो याद रखिएगा द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त साहब थे। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 39 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त और ये द्विवेदी योगीन रचना है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना रसज्ञ, रंजन, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य आदि है। क्लियर? तो इनको भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें बाल मुकुंद गुप्ता की, तो जो बाल मुकुंद गुप्ता है इनकी रचना का नाम है शिव शंभू का चिट्ठा। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रीधर पाठक साहब की, तो श्रीधर पाठक साहब की रचना का नाम है गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, भारत गीत और जगत सच्चाई सार। क्लियर? ये किससे संबंधित है? श्रीधर पाठक जी से संबंधित। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40, पूछा जा रहा है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया, जाति प्रथा का खंडन। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, जाति प्रथा का खंडन भी किया, स्त्री पुरुष समानता पर इन्होंने उपदेश नहीं दिया था, इसलिए यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन भी किया, यानी मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन और हिंदू मुस्लिम पाखंड का विरोध किया था किसने? कबीरदास साहब ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41, पूछा जा रहा है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो याद रखिएगा ये जो मलिक मोहम्मद जायसी साहब द्वारा रचना की गई पद्मावत की, ये क्या है? समासोक्ति है। क्या है? समासोक्ति है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 41 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये समझ में आना चाहिए कि ये जो समासोक्ति है ये क्या है। तो याद रखिएगा जो समासोक्ति है ये अर्थालंकार का भेद है। किसका भेद है? अर्थालंकार का। और इसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। क्लियर? यानी प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किसमें होता है? समासोक्ति अलंकार में। क्लियर? और ये अर्थालंकार का भेद है। याद रखिएगा ये जो मलिक मोहम्मद जायसी साहब है इन्हीं के द्वारा पद्मावत की रचना की गई और ये भी समासोक्ति है। क्लियर? और सामासिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को समासोक्ति रचना कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद करिए अभी आपने महादेवी वर्मा साहब की जो रचना पढ़ी थी उसमें था यामा। यही यामा है जिसके लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 42 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखिएगा 1982 में। क्लियर? अगर हम बात करें महादेवी वर्मा जी की कुछ अन्य रचनाओं की, तो इसमें निहार, रश्मि, निर्जा और सांध गीत ये महादेवी वर्मा जी से संबंधित है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 43, पूछा जा रहा है कि साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा साकेत महाकाव्य रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 43 का सी विकल्प सही हो जाएगा। साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त साहब ने की थी। क्लियर? और याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा रसिकेंद्र, ये मैथिली शरण गुप्त का उपनाम था। क्लियर? और मैथिली शरण गुप्त ने अपने अनघ हिंदी गीत नाट्य में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पथ को चित्रित किया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त साहब ने किसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को प्रस्तुत किया है, तो वह है अनघ में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था कामायनी का संबंध किससे? जयशंकर प्रसाद से। प्रश्न संख्या 44 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कामायनी का संबंध जयशंकर प्रसाद जी से है। याद रखिएगा ये जो कामायनी महाकाव्य है ये 15 सर्गों में विभक्त है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर हम कामायनी के अलावा जयशंकर प्रसाद की कुछ और रचनाओं की बात कर लें तो इसमें प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ साथ इंद्रजाल रचना भी किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि जो कवि मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं जिनकी रचना का नाम पद्मावत है, ये किस भाषा में लिखी गई? तो याद रखिएगा इसकी भाषा है अवधी। यानी प्रश्न संख्या 45 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। प्रश्न संख्या 45 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये किस काल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के सूफी कवि है। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर? और पद्मावत में पद्मावती की प्रेम कथा और रोचक वर्णन किया है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। याद रखिएगा अगर हम बात करें रत्नसेन की, तो रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन इसमें किया गया है। याद रखिएगा ये एक कड़वक पद्धति में रचित ग्रंथ है। अब ये प्रश्न उठता है ये कड़वक पद्धति क्या है? तो याद रखिएगा जिसमें दोहा और चौपाई सम्मिलित हो उसे कड़वक पद्धति कहते हैं। और याद रखिएगा जो रामचरितमानस है ये भी कड़वक पद्धति में रचित है। क्लियर? अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी साहब की कुछ और रचनाओं की बात कर लें तो याद रखिएगा इसमें पद्मावत के अलावा अखरावट, आखिरी कलाम,
कहरानामा और चित्रलेखा शामिल हैं। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46, पूछा जा रहा है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। तो याद रखिएगा ये जो रत्नावली दोहा संग्रह है ये रत्नावली जी के द्वारा रचित है। अब ये रत्नावली कौन थी, तो याद रखिएगा ये तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली, और इन्होंने रत्नावली दोहा संग्रह का रचना की थी। प्रश्न संख्या 46 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 में पूछा जा रहा है कि ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है। तो याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना का नाम है ठेठ हिंदी के ठाठ। तो याद रखेंगे ठेठ हिंदी के ठाठ की रचना किसने की थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। यहां पर अगर पूछा जाए कि अधखिला फूल किसका है, तो यह भी याद रखेंगे ये भी उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। यदि हम बात करें ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, तो ये जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर है इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। क्लियर है, क्या नाम है, वर्ण रत्नाकर। अगर बात करें किशोरी दास वाजपेयी की, तो ये हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे और हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्द मीमांसा, हिंदी वर्तनी एवं शब्द विश्लेषण, भारतीय भाषा विज्ञान, ये सभी प्रमुख कृतियां जो हैं ये किससे संबंधित है, किशोरी दास वाजपेयी जी से संबंधित है। क्लियर। अगर हम बात करें पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसका नाम है उसने कहा था। क्या नाम है, उसने कहा था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48 में पूछा जा रहा है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले। ये जो पंक्ति है ये किस लेखक की है, तो याद रखिएगा ये जो पंक्ति उल्लेखित की गई है ये मुंशी ईशा अल्लाह खां की है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 48 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो पंक्ति है ये मुंशी ईशा अल्लाह खां की कृति रानी केतकी की कहानी से ली गई है। क्लियर। यहां पर अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियों की, तो याद रखिएगा तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेतो आही जामे जारग प्रेम कर सबे सहामे ताही, ये जो पंक्तियां हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब की है। तो इन दोनों पंक्तियों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49, पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन जीवनी है। तो यहां पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें आवारा मसीहा जो है ये जीवनी है, यानी प्रश्न संख्या 49 का सी विकल्प सही हो जाएगा। आवारा मसीहा जो है ये जीवनी है। अब यहां पर 2 प्रश्न बनते हैं कि ये जो आवारा मसीहा है ये किसकी जीवनी है और किसने लिखी। तो याद रखिएगा आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी है और किस पर आधारित है, तो बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। यानी आवारा मसीहा बंगाली लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और लिखा किसने, विष्णु प्रभाकर द्वारा। अगर हम बात करें अतीत का चलचित्र जो विकल्प में दिया गया था, तो ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना है। अगर हम बात करें चिंतामणि की, तो ये इसके रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल साहब। और अगर बात करें नीड़ का निर्माण फिर, तो इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, और ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50 में पूछा जा रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 50 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें सूरदास की, तो याद रखिएगा सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में शामिल थे और ये जो सूरदास हैं ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। क्लियर है। सूरदास के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि सूरदास जी के द्वारा भगवत के 12 स्कंधों पर 1.25 लाख पदों की रचना की गई थी, लेकिन वर्तमान में अब ये इसमें से 500 पद ही उपलब्ध हैं जो कि सूर सागर में संकलित हैं। क्लियर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस बात को लेकर तो मतभेद है कि सूरदास जन्मांध थे। और अगर हम बात करें वल्लभाचार्य की, जिनके बारे में भी आपने पढ़ा कि ये सूरदास के गुरु थे, सूरदास से वल्लभाचार्य की जो मुलाकात है वो आगरा के समीप गऊ घाट पर हुई थी। उसके बाद वो उनके शिष्य बने और वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51, पूछा जा रहा है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी, सधुक्कड़ी। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 51 का डी विकल्प सही हो जाएगा। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, सधुक्कड़ी। क्लियर। तो याद रखिएगा कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी लिखा हो या पंचमेल खिचड़ी, दोनों में से जो भी हो आप उसे सही करेंगे। अगर हम कबीरदास की बात करें तो इनका जो ड्यूरेशन है ये 1398 से 1518 तक, और हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कबीरदास एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य जो आडंबर थे उनका विरोध किया। और अगर हम बात करें कबीरदास की रचनाओं में उनकी भाषा की, तो इसमें अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, इन सभी का मिश्रण मिलता है। इसीलिए कहा गया कि ये पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा है। क्लियर। और आपने पढ़ा था कि जो कबीरदास है ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52,
पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो बिहारी है ये भक्तिकालीन कवि नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 52 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करें भक्तिकालीन कवियों की तो इसमें सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये सभी भक्तिकालीन कवियों में आते हैं और मलिक मोहम्मद जायसी साहब भी भक्तिकालीन कवियों में आते हैं। अगर हम बात करें बिहारी की तो बिहारी जी जयपुर नरेश जय सिंह के दरबार में रहकर काव्य रचना करते थे और बिहारी लाल ये रीतिकाल के कवि थे। क्लियर है। और याद रखिएगा बिहारी लाल की जो एकमात्र रचना है वो है बिहारी सतसई, इसको अभी आपने देखा था। इस मुक्तब काव्य में 719 दोहे संकलित हैं और जो बिहारी सतसई है ये श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53, पूछा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा चिदंबरा के लिए, किसके लिए, चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहां पर प्रश्न संख्या 53 का डी विकल्प सही हो जाएगा। चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कब मिला, तो 1968 में। क्लियर। याद रखिएगा युगवाणी से लेकर अतिमा तक की रचनाओं का संग्रह किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54 में पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो देखिए अभी जब आप इसकी चर्चा कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि प्रेमचंद का अंतिम और अधूरा उपन्यास कौन था, मंगलसूत्र। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 54 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये जो मंगलसूत्र उपन्यास है ये प्रेमचंद का अंतिम और अधूरा उपन्यास है। यदि हम प्रेमचंद के अन्य उपन्यास की बात करें तो इसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान शामिल है। अगला प्रश्न संख्या 55 पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो देखिए निर्गुण भक्ति काव्य की बात होगी तो सीधा जवाब हो जाएगा कबीरदास। क्लियर। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 55 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। याद रखिएगा जो कबीरदास है इन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का बहिष्कार किया। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप और अवतारवाद का घोर विरोध किया। क्लियर। और वो निराकार ब्रह्म की उपासना का महत्व देते थे। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में कहा जा रहा है कि बेमेल को छांटिए। तो यहां पर आप देखिए सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये किससे संबंधित है, ये प्रेमचंद साहब से संबंधित है। और जो विकल्प सी में चंद्रकांता है ये चंद्रकांता किससे संबंधित है, तो ये देवकी नंदन खत्री से संबंधित। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 56 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री से है और जो बाकी रचनाएं दी गई हैं ये प्रेमचंद साहब की रचनाएं हैं, जिसमें सेवा सदन, निर्मला, गोदान, कायाकल्प, गबन, रंगभूमि शामिल है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57 पूछा जा रहा है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए इस पंक्तियों की रचयिता का नाम बताइए। तो याद रखिएगा इसके रचयिता कौन है, कबीरदास। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 57 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए ये किसने लिखा था, कबीरदास ने। यहां पर जो कुछ और नाम दिए गए हैं जरा उनके रचित भी कुछ पंक्तियों को देख लीजिए। जैसे हम बात करें अगर जयसी साहब की तो इन्होंने लिखा आदि अंत जसी कथा अहे लिखी भाषा चौपाई कहे, ये किसकी है, जयसी साहब की। यदि हम बात कर ले मीराबाई की तो मीराबाई की जो लाइन है वो है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्लियर। अगर हम तुलसीदास साहब की बात करें तो इन्होंने लिखा गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। क्लियर। तो ये किससे संबंधित है, तुलसीदास जी से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58 पूछा जा रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो याद रखिएगा खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था वो क्या था, प्रिय प्रवास। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 58 का बी विकल्प सही हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था। क्लियर। यहां पर एक बात याद रखिएगा ये जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था इसके रचयिता कौन, तो याद रखिएगा इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। क्लियर। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर कामायनी की बात करें तो अभी चर्चा की गई थी कि कामायनी महाकाव्य का संबंध जयशंकर प्रसाद जी से है। साकेत की बात करें जो विकल्प सी में है तो साकेत के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। और जो विकल्प डी में निर्जा लिखा है ये जो निर्जा काव्य संग्रह है ये महादेवी वर्मा जी का है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। देखिए अभी चर्चा हुई है जो कबीरदास है ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 59 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम विकल्प में दिए गए अन्य कवियों की बात करें तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा से है, रहीमदास कृष्ण भक्ति शाखा से और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये सूफी प्रेमाश्रय कवि हैं। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60 पूछा जा रहा है कि जयचंद्र प्रकाश ये जो महाकाव्य है इसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा जयचंद्र प्रकाश महाकाव्य के रचयिता भट्ट केदार है। क्या नाम है, भट्ट केदार। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 60 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो याद रखेंगे जयचंद्र प्रकाश जो काव्य है इसके रचयिता कौन है, भट्ट केदार। अगर हम विकल्प में दिए गए चंद्रवरदाई की बात करें तो चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो ने की और ये
आदिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। आदिकाल 650 से 1350 ईस्वी के बीच। अगला है प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो याद रखिएगा, अभी चर्चा भी हुई थी कि मैथिली शरण गुप्त साहब का संबंध द्विवेदी युग से है। प्रश्न संख्या 61 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त साहब का संबंध द्विवेदी युग से है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि आयोग ने मैथिली शरण गुप्त को छायावादी युग के कवि के तौर पर माना था, लेकिन यहां पर सही क्या होगा कि मैथिली शरण गुप्त जो है ये द्विवेदी युग के कवि है, और जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। जो छायावादी युग माना है उन्होंने, छायावादी युग में लेखक कौन से थे? इनकी चर्चा हमने की थी, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। अगर हम बात कर लें छायावादोत्तर युग के, तो छायावादोत्तर युग में बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और भगवती शरण वर्मा जी आते हैं। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये जो व्यंग संग्रह है ये किसका है? तो याद रखिएगा, ठिठुरता हुआ जो गणतंत्र है ये हरिशंकर परसाई की है। क्लियर? यानी ठिठुरता हुआ गणतंत्र किससे संबंधित है? हरिशंकर परसाई से। याद रखेंगे, यानी यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो हरिशंकर परसाई है, इनका जो व्यंग संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसके अतिरिक्त इनकी रचना देखिए, निठल्ले की डायरी, भोला राम का जीव और पगडंडियों का जमाना। ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है? हरिशंकर परसाई से। विकल्प में नाम दिया गया था धर्मवीर भारती का, तो जो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं फेमस, उसमें गुनाहों का देवता ये बहुत पूछा जाता है, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग, ये सभी किससे संबंधित है? धर्मवीर भारती से। अगर हम मैथिली शरण गुप्त साहब की बात करें तो इनकी रचना में आपने पढ़ा भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार और साकेत, ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी मैथिली शरण गुप्त साहब से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 63। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में उनको साहित्य विधा का कौन सा सुमेलित है? अच्छा, ये देखना है कि ये किस विधा में लिखेगा। जैसे यहां पर लिखा गया निर्मला, तो निर्मला किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा, ये जो निर्मला है ये प्रेमचंद इसके रचनाकार है, यानी प्रेमचंद ने निर्मला लिखी और ये प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, तो निर्मला क्या है? उपन्यास। बी विकल्प में लिखा है चिता के फूल। देखिए, जो चिता के फूल है ये सबसे पहली बात तो किसने लिखा? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने, और ये जो चिता के फूल है ये एक निबंध है। क्लियर? इसको ऐसे देखेंगे। अगला देखिए, अगर हम बात करें वरदान की, तो वरदान क्या है? तो वरदान भी प्रेमचंद ने लिखा और ये क्या है? कहानी है। क्लियर? और इसके बाद अगर हम भारत दुर्दशा की बात करें तो भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार आपका यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर नीचे डिटेल में लिखा हुआ है कि निर्मला जो है ये उपन्यास है और प्रेमचंद द्वारा, चिता के फूल निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा, वरदान कहानी है प्रेमचंद के द्वारा, और भारत दुर्दशा एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। देखिए, भारत दुर्दशा के अलावा एक और नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत पूछा जाता है, वो है नील देवी। तो याद रखेंगे, भारत दुर्दशा और नील देवी ये दोनों नाटक हैं और किससे संबंधित हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। अगला प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित है? तो ये तो आपने जान लिया कि जो माटी की मूर्तें हैं ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, और ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक रेखा चित्र विधा है। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 64 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपने जाना कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र विधा से संबंधित है। यदि हम राम वृक्ष बेनीपुरी की निबंध विधा की बात करें तो इसमें गेहूं और गुलाब आता है। यदि हम संस्मरण विधा की बात करें तो इसमें जंजीर और दीवारें आती हैं, मैंने जंजीर और दीवारें रचना है। यात्रा वृतांत की बात करें तो इसमें पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो, ये दो रचनाएं जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की, ये यात्रा वृतांत विधा से संबंधित है। यदि हम राम वृक्ष बेनीपुरी की नाटक विधा की बात करें तो इसमें सीता की मां और अम्बपाली ये रचनाएं शामिल है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 65। पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो यहां पर अगर हम बांग्ला भाषा से अनुदित बात करें तो यहां पर विद्या सुंदर, क्या नाम है? विद्या सुंदर जो नाटक है ये बांग्ला भाषा में अनुदित है और ये किससे संबंधित है? हरिश्चंद्र साहब से। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 65 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो विद्या सुंदर बांग्ला भाषा में अनुदित नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, इसके अलावा जो इसमें पूछा जाए कि इसमें किस चीज का वर्णन है, तो इसमें नाटक में प्रेम विवाह को अधिक श्रेयकर माना गया। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 66। पूछा जा रहा है कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो याद रखिएगा, हवा में हस्ताक्षर जो रचना है ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी से संबंधित है। यानी हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? कैलाश वाजपेयी जी की। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी की रचना है, इसके लिए कैलाश वाजपेयी साहब को 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। क्लियर? यदि हम बात करें मृदुला गर्ग की, तो जो मृदुला गर्ग हैं इनको 2013 में इनकी एक रचना थी मिलजुल मन। क्या नाम थी रचना का? मिलजुल मन।
ठीक है। इस मिलजुलमन रचना के लिए मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। इसके बाद नाम आता है निर्मल वर्मा का। निर्मल वर्मा साहब को 1985 में कव्वे और काला पानी कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि रचनाओं के रचनाकार कौन है और कब इनको साहित्य या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 67 में पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में। तो याद रखिएगा, अगर हम यहां बात करें कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और दोहावली की, तो ये जितनी चारों रचनाएं यहां विकल्प में दी गई हैं, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं और ब्रज भाषा में लिखी गई। तो यहां पर ये प्रश्न डिस्प्यूटेड हो जाएगा। क्लियर। ये सभी रचनाएं जो हैं तुलसीदास की ब्रज भाषा में है। देखिए यहां पर लिखा भी है कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी और गीतावली। ये किससे संबंधित है? ब्रज भाषा से संबंधित है और ये तुलसीदास जी से संबंधित है। अगर हम बात करें तुलसीदास की उन रचनाओं की जो रचनाएं अवधि में लिखी गई, तो यहां पर सबसे प्रमुख नाम आता है रामचरितमानस का, जो प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, ये भी बहुत पूछा गया है। जानकी मंगलम, पार्वती मंगल और वरवय रामायण, ये जो सभी रचनाएं हैं ये अवधि भाषा में तुलसीदास द्वारा लिखी गई। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 68 पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो याद रखिएगा, यहां पर जो प्रेम पथिक है, यानी जो विकल्प सी में प्रेम पथिक रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और अतुकांत शैली में लिखी गई है। यानी प्रश्न संख्या 68 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो करुड़ालय है ये जो है ये नाट्य शैली में लिखा गया है। अगर हम बात करें कानन कुसुम की, तो जो कानन कुसुम है ये खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता संग्रह है। ये भी बात आप याद में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत्य नहीं है। तो यहां पर देखिए, जयव्रत बध, यशोधरा और साकेत, ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त साहब की हैं। और याद करिए, एक प्रश्न में मैंने आपको कोरिलेट कराया था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनके नाटक में भारत दुर्दशा के साथ साथ नील देवी नाटक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। तो यहां पर कोरिलेट हो रहा है। प्रश्न संख्या 69 में सी विकल्प सही हो जाएगा। नील देवी जो नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है, न कि मैथिली शरण गुप्त से, इसलिए यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो नील देवी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगर मैथिली शरण गुप्त साहब की कुछ रचनाओं की बात कर लें तो इसमें यशोधरा, जयद्रथ बध, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, जय भारत और द्वापर आते। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 70। यहां पर आपको सुमेलित करना है। पहला लिखा हुआ है नागमती वियोग विग्रह। ये जो नागमती वियोग विग्रह है ये किसका है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी का है। क्लियर। तो यहां पर आप ए को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। दूसरा लिखा है ब्रह्म राक्षस। ये जो ब्रह्म राक्षस रचना है ये किसकी है? मुक्ति बोध की, यानी आप बी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। सी विकल्प में लिखा है झूठा सच। झूठा सच किसका है? यशपाल का, यानी आप सी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और डी विकल्प में लिखा है असाध्य वीणा। ये जो असाध्य वीणा है ये किसकी है? तो याद रखिएगा, असाध्य वीणा अज्ञे साहब की है। क्लियर है। किसकी है? अज्ञे साहब की, यानी आप डी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे और यहां पर आपका जो सही बनेगा कूट वो बनेगा 3 4 2 1। 3 4 2 1, इस आधार पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, हाँ यहां पर देखिए नाम भी लिखा हुआ है कि नागमती वियोग विग्रह मलिक मोहम्मद जायसी, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, झूठा सच यशपाल, असाध्य वीणा यज्ञ अज्ञे। ये किसको कहा जाता है? ये अज्ञे जो है इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 71। पूछा जा रहा है कि साधारणीकरण और व्यक्तिवाच्यवाद, ये जो निबंध है इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, साधारणीकरण और व्यक्तिवाच्यवाद जो निबंध है इसके लेखक का नाम है आचार्य शुक्ल, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 71 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आचार्य शुक्ल लिखा है, इसका मतलब क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जा रही है। क्लियर। यदि हम इनके कुछ और निबंध काव्य की बात करें तो उसमें रहस्यवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था और तुलसी का भक्ति मार्ग, ये इसमें शामिल है। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 72। पूछा जा रहा है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? तो याद रखिएगा, छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा था रामचंद्र शुक्ल साहब ने, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 72 का बी विकल्प सही हो जाएगा। छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। क्लियर। इसको याद रखेंगे आप। यहां पर कुछ परिभाषाएं और लोगों ने भी दी है, जैसे अगर हम बात करें नंद दुलारी वाजपेयी की, तो इन्होंने लिखा कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वसामान्य व्याख्या हो सकती है। क्लियर। तो ये सभी यहां पर बातें की गई। अगला है रामविलास शर्मा। इन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंत साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। इसके बाद छायावाद के बारे में डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। क्लियर। और महादेवी वर्मा कहती हैं कि ये जो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत
है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपने देख ली, छायावाद के संदर्भ में विभिन्न लेखकों के मत। अगला प्रश्न संख्या 73 पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्ति है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विफल बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गीत सुनाओ। ये जो पंक्ति है ये कामायनी से ली गई है। पूछा जा रहा है कामायनी के किस सर्ग से ली गई ये पंक्तियां। तो याद रखिएगा ये जो पंक्तियां ली गई कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई। क्लियर? यहां पर प्रश्न संख्या 73 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, और आपको पता है कि जो कामायनी है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के कामायनी में 15 सर्ग हैं। क्लियर? और ये जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। इनके कुछ और उपन्यास हैं जिनका नाम दिया गया है, इसमें कंकाल, तितली, इरावती, और जो ये इरावती उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। यदि हम इनके नाटक की बात करें तो इनके नाटक में करुणालय, सज्जन, कामना, विशाख, कल्याणी परिणय, अजातसूत्र, एक घूंट, प्रायश्चित और चंद्रगुप्त, ये सभी नाटक जो हैं ये जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 74 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो याद रखिएगा नजफ अली, ये एक मुसलमान कवि हैं नजफ अली, और इनकी रचना है प्रेम चिंगारी। क्लियर है? किसकी है? प्रेम चिंगारी नजफ अली की। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी की, नूर मोहम्मद की एक रचना है जिनका नाम है इंद्रावती, अनुराग बासुरी और शेख नवी की रचना का नाम है ज्ञानदीप। क्लियर? ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 75, पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य में राम काव्य के जो प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं वो है स्वामी रामानंद। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 75 का सी विकल्प सही हो जाएगा कि जो स्वामी रामानंद साहब हैं ये हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं। अगर हम बात कर लें हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। यानी रामानंद साहब को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का काम रामानंद ने किया। यहां पर याद रखिएगा इनके गुरु का नाम राघवानंद था। क्लियर? किसके? रामानंद के। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 76 में पूछा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल, ठीक है, आचार्य शुक्ल लिखा है तो आप समझेंगे रामचंद्र शुक्ल साहब की बात हो रही है। इनके अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब के अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 76 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 77 में पूछा जा रहा है कि यहां पर आपको सुमेलित करना है। यहां पहला लिखा है पगडंडियों का जमाना। ये जो पगडंडियों का जमाना निबंध है ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम जो है, देखिए यहां पर कुछ मतभेद है। ये जो पगडंडियों का जमाना है इसके लेखक का नाम हरिशंकर परमाई है, जो कि किसी ऑप्शन में है ही नहीं। क्लियर? आइए जरा इसके डिटेल व्याख्या से इसको देखते हैं। देखिए जो पगडंडियों का जमाना है ये, इसमें इन्होंने इसको कहा कि कुबेर नाथ राय का, जबकि जो पगडंडियों का जमाना निबंध है इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई है। क्लियर? यहां पर रसात्मक बोध का जो विविध रूप है ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी रचना विद्या निवास मिश्र की है, ठीक है। अगर हम विवाह वियोग की बात करें, विवाह योग की, तो ये यहां पर ये बता रहे हैं कि गुलाब राय की, जबकि जो विवाह योग शीर्षक से गुलाब राय का कोई निबंध उपलब्ध नहीं है। बात करें अगर विषाद योग की तो ये निबंध जो है कुबेर नाथ राय का है। इसलिए ये प्रश्न जो है ये आयोग की तरफ से तो इसका आंसर दिया गया, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 78, पूछा जा रहा है कि साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये पंक्ति किसने कही? तो याद रखिएगा कि साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये कहा था रामचंद्र शुक्ल साहब ने। यानी प्रश्न संख्या 78 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है रामचंद्र शुक्ल। अगला है प्रश्न संख्या 79, पूछा जा रहा है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो याद रखिएगा ये जो मर्यादा है ये द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। प्रश्न संख्या 79 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 को देखिए, पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों को कहने वाले रचनाकारों से इसको सुमेलित करिए। पहला लिखा है भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है, इसलिए ए को आप चौथे के साथ को रिलेट करेंगे। बी में लिखा है कि हम राज्य के लिए मरते हैं, ये किससे संबंधित है? ये मैथिली शरण गुप्त साहब से संबंधित है, यानी बी का तीसरा। सी में लिखा है कि ये उपमान मैले हो गए, ये उपमान मैले हो गए, ये पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये अज्ञे साहब से संबंधित है। क्लियर? तो यहाँ पर आप किसे सुमेलित करेंगे? पहले से। और डी विकल्प में लिखा है बस बतरस लालच लाल की, ये पंक्ति किसकी है? तो याद रखिएगा ये बिहारी साहब की पंक्ति है, बतरस लालच लाल की। तो डी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे और जो आपका सही कूट मिल रहा है वो 4 3 1 2 मिल रहा है, 4 3 1 2, यानी इस प्रकार यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 80 का। क्लियर? यहाँ पे देखिए सबके बारे में लिखा है कि भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा तुलसीदास की, हम राज्य के लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त, ये उपमान मैले हो गए अज्ञे साहब, और
बतरस लालच लाल की ये बिहारी साहब की रचना पंक्ति है। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर रचना और रचनाकार से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसको होलिस्टिक अप्रोच के साथ कंप्लीट किया गया। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।